हेलो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज का। क्यों ग्लूकोज का? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इस वीडियो को हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया, खाना में सबसे पहले हम लोगों ने चावल खाया। चावल खाने के बाद हम लोगों को प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट में मेनली कुछ भी मिल सकता है। पहला तो हो सकता है मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है, ओलिगो भी हो सकता है, डाइसेक्राइड भी हो सकता है। मेनली हम लोग पॉलीसेक्राइड एग्जांपल लेके चलते हैं। पॉलीसेक्राइड हम लोग को मिला खाने में। अब वो डाइजेशन में जब डाइजेस्ट हो रहा होता है उसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने में ओलिगोसेक्राइड में टूटा, डाइसेक्राइड में टूटा, फिर से मोनोसेक्राइड्स में टूटा। मोनोसेक्राइड में टूटने के बाद से अब ये इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ये ग्लूकोज इसका एक एग्जांपल है। ग्लूकोज जो कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं। यहाँ ब्लड जो स्ट्रीम होते हैं, ब्लड स्ट्रीम ये हो गया, मान लो ये हो गया, सेल्स हो गए, कोई भी सेल हो गया। ये जो इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सेल के साइटोसोल में होता है। ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज से बाइंड करता है और इसको साइटोसोल में ट्रांसफ़र करता है, साइटोसोल में लेके जाता है इसको, ग्लूकोज को। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, जो कि आप सभी जानते होंगे डायबिटीज़ मेलिटस होता क्या है। तो चलिए ग्लूकोज को हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस पाथवे के थ्रू होता है, कैसे होता है, इसमें कितने एटीपीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू होता है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे भी बोल सकते हैं और इम्बडेन मेयर हॉफ पाथवे भी बोलते हैं इसे। जब ग्लूकोज ब्लड में सेल्स में एंटर करता है, सेल्स के साइटोसोल में, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज फ्री फॉर्म में साइटोसोल में प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए हेक्सोकाइनेज जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पे एक एटीपी का मतलब यूज होता है और एक एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। एटीपी मीन्स क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। उसके बाद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जहाँ भी काइनेज आएगा वहाँ पे एनर्जी का यूज होगा या रिलीज होगा, एनर्जी यूज होगा या रिलीज होगा। ठीक है। तो ये जो स्टेप है एनर्जी इसमें यूज होता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 3, इसमें 1 एटीपी यूज हो रहे हैं। उसके बाद से क्या होता है, एल्डोलेज। एल्डोलेज एक एंजाइम है जो कि डिसोसिएट करता है फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट को, यानी तोड़ता है दो पार्ट में। एक होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का मिलके बना होता है। 6 कार्बन, तो ये जब टूटता है तो 3 कार्बन के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है और 3 कार्बन के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। जो 3 कार्बन का ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो बनता है वो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जहाँ भी डिहाइड्रोजनेज शब्द आएगा, वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है कि NADH का फॉर्मेशन होगा या NAD का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हम लोग को 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज के एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज मीन्स 1 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, यानी जो ये साइकिल चल रहा है इसके पैरेलल ही इधर भी एक साइकिल चलता है।
और नीचे जाके पायरुवेट का लास्टली पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी NADH का फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक, जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। इनोलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है क्योंकि ये पूरे साइकिल को रेगुलेट भी करता है। जैसे में हम लोग जब ग्लूकोज टेस्ट लगाना होता है तो जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो फ्लोराइड ऑयल में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है जो कि इनोलेज से बाइंड करता है और इस पाथवे को रोक देता है, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल भी होता है और उसके बाद से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, लास्टली पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। काइनेज मीन्स एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ATP मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। अब ये तो एरोबिक कंडीशन में होता है, ये सब जितने भी ये दिख रहे हैं ये एरोबिक कंडीशन में होता है। एरोबिक कंडीशन बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी जब हम लोगों को वेल मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो ये प्रक्रिया होती है। अब जब हम लोग को ऑक्सीजन कम मतलब रिड्यूस हो जाती है, मान लीजिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए 99%, अगर मान लीजिए 70% या 60% हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहाँ पे लैक्टेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी लैक्टेट का फॉर्मेशन होने के मतलब क्या है कि देखिए जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 ATP यूज हो रहा है और एक NAD का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी पायरुवेट से लैक्टेट में फॉर्मेशन हो जाता है इन एनारोबिक कंडीशन। यहाँ पे एंजाइम लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एक NAD यूज होता है और NADH में कन्वर्ट होता है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 2 पैरेलल साइकिल चलती है, जहाँ पे एक और लैक्टेट यहाँ इधर बनेगा लैक्टेट और एक लैक्टेट इधर बनेगा, यानी एक NAD इधर भी यूज हो रहा है और एक NAD इधर भी यूज हो रहा है। अगर एनर्जेटिक्स की बात करें इसकी तो सबसे पहले स्टेप 1 में एक ATP और स्टेप 3 में एक ATP, यानी 1 और 3 में 2 ATP यूज हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो स्टेप ये 6 है और 7 है और 10 है, 6, 7, 10 में 6, 7 और 10 में हम लोग को ATP मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 ATP और यहाँ पे 7 स्टेप में 1 ATP, 3 और 1 4 और यहाँ के 10th स्टेप पे 1 ATP, यानी 5 ATP का हम लोग को फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पैरेलल साइकिल चलती है तो इधर भी 5 ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी इंटू 2 कर देते हैं इज इक्वल टू 10 ATP। अगर नेट ATP की बात करें तो 10 माइनस 2 यूज हो रहा है ना, इज इक्वल टू 8 ATP। अगर हम ये तो हो गया एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब एनारोबिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 6 ATP का यूज हो जा रहा है। कैसे? तो 2 लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे 2 NADH का यूज हो रहा है। एक NADH इक्वल टू 3 ATP, यानी 3 + 3 इक्वल टू 6, 3 + 3 इक्वल टू 6। अब -8 ATP हम लोग को तो नेट मिला था, अब -6 ATP कर दिए तो हम लोग को 2 ATP प्रोड्यूस हो गए। अब हम लोग जानेंगे जो ये पायरुवेट होता है वो TCA साइकिल में जाता है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन TCA साइकिल में होता है और वहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन होता है। उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।